तो इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ ही नहीं आती। मतलब इंसाफ के पैरामीटर्स जो हैं, इंसाफ के जो तराजू हैं, वो दो से ज़्यादा कई दफ़ा नज़र आते हैं। अब आप यही गद्दारी का मुकदमे का मसला ले लीजिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब का। ऑब्वियसली मैं उसमें पार्टी तो नहीं हूँ, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तानी मीडिया में जो है वो ये डिबेट छिड़ी हो कि 12 अक्टूबर 99 को जो बेनिफिशरीज थे वो कौन कौन से थे, उन सब के मुतालिक बात की जाए। और फिर ये इशू उठाया जाए कि भाई 3 नवंबर जो है वो तो बड़ा छोटा गुनाह है, जजेस को नज़रबंद कर दिया, वो कंडेम करते हैं, लेकिन जो असल बिगाड़ है, जो गुनाह कबीरा है सारे मामले का, वो तो 12 अक्टूबर 99 है, जब मार्शल लॉ लगा। और मार्शल लॉ लगने के बाद जो कोलैबोरेटर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया, उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा। ना उसकी गद्दारी के एक्ट की बात हो रही है, ना उसके आर्टिकल 6 की बात हो रही है। बात जा रही है वो छोटे से 3 नवंबर 2007 जो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, हालांकि वैसे तो बड़ा कंडेमेबल है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी मीडिया पे ये मौक़िफ़ तो आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या हेयरिंग कर रही है और ऐसी तैसी कर रही है परवेज़ मुशर्रफ की। बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। पार्लियामेंट जो ऐसी कर रही है वो भी सही बात है, होना चाहिए। लेकिन ये मौक़िफ़ आ ही नहीं रहा कि परवेज़ मुशर्रफ का मौक़िफ़ क्या है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो सोचते क्या है इस बारे में, उनकी भी तो कोई राय होनी चाहिए ना, क्योंकि ट्रायल तो ट्रायल होता है। अगर मीडिया भी ट्रायल कर रहा है, दूसरा रुख आना चाहिए। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुदा के फजल से दूसरा रुख देने की कोशिश करूंगा, जो परवेज़ मुशर्रफ का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आना चाहिए। अदरवाइज वो मजलूम बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर हीरो इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनके वकला और उनका माइंड सेट क्या है कि क्यों 12 अक्टूबर 99 पर यह हुकूमत और ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही। परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है वो ये समझना है और कहना है, अगर मैं उनको सही इंटरप्रेट कर सका हूँ, कि 12 अक्टूबर 99 के अंदर जो लोग आते हैं, जो आर्टिकल 6 की डेफिनेशन में परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आते हैं, कोलैबोरेटर्स, मावनीन, उनमें न सिर्फ वो जर्नल्स तो हैं जो अब बहुत से साबिक हो चुके हैं, जो मुशर्रफ साहब अभी लैंड भी नहीं किए थे, उन्होंने कू कर दिया। उनमें अगर मैं नाम आपको एग्जैक्टली पढ़ के सुना दूँ, जनरल रिटायर्ड महमूद साहब हैं, जैसे जनरल रिटायर्ड अली जान औरकज़ई हैं, जनरल अजीज़ हैं, जनरल रिटायर्ड सलाउद्दीन सती हैं। लेकिन उनमें वो जजेस भी आते हैं जिन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कई साल परवेज़ मुशर्रफ साहब को अपने फैसलों के जरिए जुडिशल एलिबाई प्रोवाइड की। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, हलफ उठा उठा के परवेज़ मुशर्रफ के पीछे का वर्डिक्स दे दे के कि परवेज़ मुशर्रफ जो है उनका कू जायज़ है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गासिब थी, ये हक है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का हलफ उठाने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो आप परवेज़ मुशर्रफ साहब का मौक़िफ़ है कि ये वजह है जिसकी वजह से 12 अक्टूबर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा। मतलब आपको पढ़ के सुनाया तो थोड़ा बहुत, जिन जजेस ने, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक अगर किया जाए परवेज़ मुशर्रफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उन जजेस के ऊपर इतलाक, वो मैं आपको पढ़ देता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ का हलफ उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो थे, जिन पे अगर 12 अक्टूबर से मुकदमा चलाया जाए तो ये जज है जिनके नाम आते हैं: जस्टिस इरशाद हुसैन खान, हसन खान, जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी, जस्टिस अब्दुर्रहमान खान, जस्टिस शेख इजाज निसार, जस्टिस मुनीर शेख, जस्टिस शेख रियाज, जस्टिस चौधरी आरिफ। ये तो है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इनमें कुछ ऐसे अच्छे जज भी थे, यानी कि जो अच्छे से मुराद हम ये कहेंगे जिन्होंने मुशर्रफ साहब के गासिबाना या मार्शलाना इकदाम की नफी करते हुए हल्फ उठाने इनकार कर दिया। उनका नाम भी मैं ले लेता हूँ। चीफ जस्टिस रिटायर्ड सैयदुल सिद्दीकी, उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान साहब, जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, जस्टिस मामून काजी साहब, जस्टिस वजीउद्दीन साहब, जस्टिस कमाल मंसूर आलम साहब। इस तरह लिस्ट है मुशर्रफ साहब का हल्फ उठाने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और ना उठाने वालों की। आपकी स्क्रीन पे सामने आनी चाहिए लिस्ट। ये बड़ी लंबी तवील कितार है उन जजेस की जिन्होंने मुशर्रफ साहब के कू को जस्टिफाई किया और जो आर्टिकल 6 के जिम्मन में आते हैं बकौल मुशर्रफ साहब के। और मुशर्रफ साहब का हल्फ ना उठाने वाले जज जो है वो भी 1-2 मिल जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट में आपको। ये लिस्ट आपके सामने है। इन तमाम के ऊपर अकॉर्डिंग टू परवेज़ मुशर्रफ आर्टिकल 6 लगता है और इसीलिए 12 अक्टूबर का मसला नहीं उठाया जा रहा बकौल परवेज़ मुशर्रफ साहब। आगे जाएं तो सिंध हाई कोर्ट के जज भी आ जाएंगे, बलोचिस्तान के भी आ जाएंगे। बलोचिस्तान का मामला ऐसे दिलचस्प है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी उनमें आते हैं, उन जजेस में जिन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में रहते हुए परवेज़ मुशर्रफ के पीछे हलफ उठाया। और चौधरी इफ्तिखार साहब जो है वो गालिबन ओनली जज हैं जिन्होंने 3 दफ़ा हलफ उठाया परवेज़ मुशर्रफ साहब का। एक दफ़ा बलोचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर, दूसरी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर, और तीसरी दफ़ा जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ से। तो बेसिकली परवेज़ मुशर्रफ साहब का यही मौक़िफ़ है कि इसी वजह से 12 अक्टूबर को छेड़ा नहीं जा रहा, जो कि इतना बड़ा गुनाह है छेड़ना, क्योंकि इनमें जजेस और जर्नल्स आते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर जजेस आते हैं। अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जस्टिस सैयदुल सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उन जजेस में से जिन्होंने इनकार कर दिया था 12 अक्टूबर के मार्शल लॉ को, और उनका नाम और रुतबा जो है ऑब्वियसली उन लोगों से बुलंदी रहेगा जिन्होंने पीछे हल्फ उठाया।
अगर मैं सबसे पहले अहमद रज़ा कसूरी साहब, यही मौक़िफ़ आपका जो मैंने मनोन बयान कर दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें तो आप मुझसे ऐड ही नहीं करेंगे, ठीक है। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, ये मौक़िफ़ है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, आपको तो हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि आप उन जजेस में से जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया परवेज़ मुशर्रफ का, लेकिन सर इंसाफ का तकाजा ये है, परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जिन जजेस ने मुझे इतना चढ़ावा दिया, मुझे एलिबाई प्रोवाइड की, उनको भी आर्टिकल 6 में रगेदा जाए। सर तो क्यों ना किया जाए उनके खिलाफ ट्रायल? देखिए, ये असल में इसमें लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का इख्तियार कुल्ली तौर पर फेडरल गवर्नमेंट के पास है जी। फेडरल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है आर्टिकल 6 के तहत कि किस पर मुकदमा चलाया जाएगा या किस पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये डिसीजन फेडरल गवर्नमेंट जब ले लेती है तो फिर वो किसी एक आदमी को, मजाज अफसर को मुकर्रर करती है, वो अपना पिटीशन बनाता है और उसको दाखिल करता है। वो एक एक्ट है 1973 का, हाई ट्रीजन एक्ट, उसके तहत सेशन जज की अदालत में वो केस दाखिल होता है। तो अभी तो ये बात प्री मैच्योर है, क्योंकि अभी तो उन्होंने जो बयान दिया है असेंबली में, उसमें सिर्फ ये कहा है कि मुकदमा चलना चाहिए परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 के तहत। अब ये फेडरल गवर्नमेंट की सवाबदीद पर मुनसर है कि वो एक आदमी पे मुकदमा चलाना चाहती है। आप वजह फरमा रहे हैं, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे थे। ना मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं आपसे बीइंग एक्स जज, और आप इतने आला पाए के जज हैं कि आपने पीछे की तरह हेल्प नहीं उठाया, मैं वो उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सर ये कैसा इंसाफ है कि जिन जो जर्नल्स रिटायर्ड हैं, या क्योंकि आपकी फर्टर्निटी में, इसलिए आप जजेस का सवाल पूछ रहा हूँ, कोई एक्स जनरल होता तो मैं उससे उनका सवाल पूछता। ये क्या इंसाफ है जस्टिस साहब के उन जजेस को तो पूछे ना जाए जिन्होंने 12 अक्टूबर 99 से ऑनवर्ड्स मुशर्रफ साहब की वर्दी को जुडिशियल एलिबाई प्रोवाइड की? फिर किस तरह मिसाल सेट होगी आइंदा आने वाले जजेस के लिए? देखिए, जब ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसको, इशू को, जब मुकदमा दाखिल होगा तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये पूरा इख्तियार मौजूद है, उनके पास, उनके बहैसियत एक मुलजिम के रिस्पोंडेंट होंगे वो उस केस में, उनको ये बात का इख्तियार मौजूद है उनके पास कि वो कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल करें कि मेरे अलावा ये तमाम लोग जो हैं ये भी इसके मुआवजे में आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी हमारी आर्टिकल 6 और सब आर्टिकल 2 के तहत हमारी मुआवनत की थी, या उन्होंने मुझसे साथ कोलैबोरेट किया था। तो ये वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या वाकई परवेज़ मुशर्रफ अकेले इसके जिम्मेदार हैं या तमाम लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, मेरे साथ कोर्ट के ऊपर छोड़ देना आप मेरे साथ रहिए सर। ठीक है, ये हम आप मेरे और आपके डिसाइड करने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जी कामरान, बात ये है जी कि जो ये सिर्फ आर्टिकल 6 का पैरा 1 पर इनकी निगाह है, जिस और उसमें वो जनरल मुशर्रफ को सेग्रीगेट उन्होंने किया हुआ है। आर्टिकल 6(2) को वो पढ़ नहीं रहे, जिसमें 3 मैजिक वर्ड हैं, अबैटर, एडर्स एंड कोलैबोरेटर। ये तीनों जो मैंने लफ्ज़ पढ़े हैं, ये आइन के अंदर इनका तस्करा है। अब चीज़ ये है कि ये इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की कि जी 12 अक्टूबर वाला मामला तो जो है वो तो ख़त्म हो गए, 3 नवंबर 2007 से शुरू करें। लेकिन आइन ये इजाज़त नहीं देता। आइन का जो आर्टिकल 270AA है जी, उसमें लिख दिया गया है कि वो 17th अमेंडमेंट जिसने के जनरल मुशर्रफ के एक्ट को इंडेमनीफाई किया, और वो जफर अली शाह केस जिसने के जनरल मुशर्रफ के इक़दामात को लेजिटिमेसी दी, वो दोनों जो हैं 18th अमेंडमेंट के तहत दोनों अम्ब्रेला खत्म हो गए। यानी ये दोनों अम्ब्रेला जो हैं अब जो हैं अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो है, जो उनका पॉइंट है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये फैसला जो है ये या तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जजेस की जो जलावतनी जो उनको जो नजरबंद किया गया उस पर मुकदमा उठाना है। जजेस जफर अली शाह केस टेकअप नहीं करते तो आप किस तरह फोर्स करेंगे? दूसरा फैसला ये कर रहा है मरकजी हुकूमत। मैं आप समझ नहीं पाए, मैं आगे आ रहा हूं। बात ये है कि ये दोनों अम्ब्रेला जो हैं, ये दोनों अम्ब्रेला अब अवेलेबल नहीं है। अब आपको जो है 12 अक्टूबर से सारा स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अम्ब्रेला जो थे, एक 17th अमेंडमेंट का और दूसरा जो जफर अली शाह का, ये खत्म हो गए। नहीं, लेकिन जफर अली शाह लेकिन मुकदमा तो हुकूमत चलाएगी ना। अगर हुकूमत ना चलाए 12 अक्टूबर से जी, ओहो,
पहले वो तो बात की बात है, पहले तो लॉ देखना कि चलता भी है कि नहीं चलता। चीज अच्छा चीज ये है कि जफर अली शाह केस में वो तमाम 13 के 13 जज जिन्होंने के अपना जनरल मुशर्रफ को 3 साल दिए, हालांकि उसे मांगे भी नहीं थे, और साथ उसको ये भी पावर दी कि आइन को तब्दील कर लिया जाए, वो सारे अबैटर्स हैं, दे आर ऑल अबैटर्स। और वो जिन्होंने 70th अमेंडमेंट पास की, वो तमाम मेंबर पार्लियामेंट दे आर ऑल्सो अबैटर्स। और जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनरल मुशर्रफ ने लिखा हुआ है कि मैंने ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कंसल्टेशन किससे की? ठीक है। अच्छा, मुझे ऑल द कोर कमांडर्स, ठीक है, और तीनों सर्विसेज चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चारों गवर्नर और कैबिनेट मिनिस्टर, ये सारे कोई 600-700 के लगभग लोग हैं who fall in the category of abettors। ठीक है, हम जो है कोर्ट में दरखास्त देंगे कि जनाब इनको भी बुलाइए। अच्छा, ये जो पर्दा नशीन है कसूरी साहब देखें, वो जो बात थी वो रह गई कि ये या तो मरकजी हुकूमत का ये मैंडेट है कि मुकदमा कहां से चलाए या ना चलाए, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं दोबारा जस्टिस साहब के पास जाऊंगा। सईद सिद्दीकी साहब, ये जो बवागे दहल अहमद रजा कसूरी साहब कह रहे हैं कि जी 18वीं तरमीम आने से वो जो पार्लियामेंट ने प्रोवाइड की थी इंडेमनिटी जफर अली शाह केस या 12 अक्टूबर के एक्ट के ऊपर, वो इंडेमनिटी खत्म हो गई है। आप इससे एग्री करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ 18 अमेंडमेंट से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन सवाल ये, असल में सवाल को कंफ्यूज मत करें आप। सवाल ये है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा कौन चलाएगा? आर्टिकल 6 का मुकदमा फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी। कहाँ चलाएगी वो भी लिखा हुआ है, किस कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अब ये मुकदमा अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी एक आदमी के खिलाफ करती है तो इससे इनका डिफेंस तो नहीं ख़त्म होता, इनको तो फेयर ट्रायल मिलेगा। इनको ये हक हासिल है कि उस कोर्ट के सामने ये तमाम एतराज़ात जो ये टेलीविज़न पे बैठे हुए उठा रहे हैं, ये तमाम एतराज़ात वहाँ उठा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये लोग मेरे साथ थे, इसलिए ये मुकदमा जो है ये सही नहीं दाखिल हुआ, क्योंकि इसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 6 में कि फेडरल गवर्नमेंट मजबूर है इस बात के लिए कि सारे लोगों के ऊपर मुकदमा कायम है। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। आप हमारे साथ गवर्नमेंट के अख्तियार में हमारे साथ रहिएगा व्यूअर साथ रहेंगे। लेकिन जब ब्रेक वापस आएंगे तो हम आपको एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन में लेके जाएंगे मखदूम अमीन फ़हीम और इजाजुल हक साहब के दरमियान। इसी मुकदमे को लेकर लग रहा है पार्लियामेंट डिवाइड हो गई है कि 5 जुलाई से स्टार्ट किया जाए, 12 अक्टूबर से किया जाए या 3 नवंबर से किया जाए। एक डिबेट करेंगे मखदूम अमीन फ़हीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर और इजाजुल हक मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के सरबराह के साथ इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह मखदूम अमीन फ़हीम साहब मौजूद हैं। मखदूम साहब, जिस वक्त डिबेट शुरू हुई, नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की पार्लियामेंट में और आर्टिकल 6 के हवाले से कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी। उस वक्त तो पूरी पार्लियामेंट बशमूल खुर्शीद शाह साहब आपकी पार्टी के लगा ऐसे कि पूरा हाउस यूनाइटेड है कि सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए आर्टिकल 6 का, बाकी कोलैबोरेटर्स वगैरह को माइनस करके। लेकिन उसके बाद जो पिछले दिन गुजरे हैं तो उससे तो लग रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो डिवाइड हो गई है। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देख लीजिए, MQM की स्टेटमेंट देख लीजिए और आपकी अपनी स्टेटमेंट जो है, अगर मैं कोट करूं, आपने फरमाया कि 12 अक्टूबर के गैर कानूनी इकदाम को सबसे पहले कानूनी जवाब जिसने फराहम किया उसके साथ क्या होगा, और एहतसाब जो है आप ले गए 1977 तक। तो सर पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसके ऊपर? आप ये समझते हैं कि 12 अक्टूबर से एहतसाब शुरू किया जाए और उसमें तमाम कोलैबोरेटर्स फिर आए, और वो कौन कौन से हैं आपके नज़दीक? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है असेंबली में कि हम जो है वो डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 है उसको अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने छेड़ा तो हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। वी स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। लेकिन आगे चल करके जो उस बयान में आया, हम सिर्फ 3 तारीख का जो है एक्शन उसको हम चैलेंज कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 6। इस पे हमें ये कहने का हक है कि 12 अक्टूबर को क्या जो एक्शन हुआ था वो सही था, उसके लिए मिठाइयाँ तकसीम करें, उसके लिए हम जितने भी कंसर्न लोग हैं उनको हार पहनाएं। डबल स्टैंडर्ड है, क्यों डबल स्टैंडर्ड है? जो एक्शन 12 अक्टूबर को हुआ है उसके फॉलो अप में बाकी चीज़ें हुई हैं, इसलिए वेलकम आर्टिकल 6 को इनको इन्वोक करें।
लेकिन 12 अक्टूबर से, और जिस किसी ने उस मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट किया है उसको भी इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी होगा। मखदूम साहब, आपके नज़दीक हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 12 अक्टूबर 99, मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे कि 12 अक्टूबर 99 जो है, देखा जाए तो मेन फसाद की जड़ तो वही एक्ट है कि जिसमें नवाज शरीफ साहब की इलेक्टेड हुकूमत को ओवरथ्रो किया गया। ये तो आपकी बात बिल्कुल बजाय, लेकिन लोगों को बताइए ना, आप आवाम के नुमाइंदे हैं और इस वक्त आवाम के फोरम पे आप मीडिया के ऊपर हैं, लोगों को बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 12 अक्टूबर 99 जैसे इकदाम को तो छोड़ रही है, उस पर बात ही नहीं कर रही और 3 नवंबर पे आ रही है। अवाम से जहाँ जहाँ भी मैंने बात की है उनका ये तासुर और ख्याल है कि 12 अक्टूबर को हटाने का मकसद है कि अपने हमराहियों को, अपने फेवरेट लोगों को, अपने सपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको इस एक्ट से निकालना। जो तरफदारी है कोई इंसाफ नहीं है। ये तो आपने बात तो कह दी हमराइयों को, लेकिन उसमें तो हमराइयों में तो अगर आप ये कह रहे हैं कोलैबोरेटर्स की बात कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि जिन लोगों ने 12 अक्टूबर का इकदाम को कानूनी जवाब फराहम किया उनके साथ क्या होगा? तो सर, कानूनी जवाब जिन्होंने फराहम किया वो उनमें तो जजेस शामिल थे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब भी शामिल है जफर अली शाह केस में, तो मतलब आपका इशारा जजेस की तरफ है? मेरा इशारा किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, किसी एक ऑफिस के लिए नहीं है। मेरा इशारा और मेरी बात करने का मकसद ये है कि 12 अक्टूबर का एक्शन अगर गलत है तो उस एक्शन को जिस किसी ने भी सपोर्ट किया है उसको इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए। यहाँ पे पिक एंड चूज़ करना जो है वो बदनीयती होगी। ठीक है। मुख्तूम साहब, ये बता दीजिए कि आप ये भी कहते हैं कि एहतसाब को 5 जुलाई 1970 तक ले जाया जाए, तो ये तो सर बहुत पुरानी बात होगी ना, अब तो ज़िया उल हक साहब मौजूद भी नहीं है इस दुनिया में, तो जो जिंदा है उनके मुतालिक बात की जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी कब्र का ट्रायल किया जाए? भाई, जो अगर डिक्टेटर आए, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, अगर इस वक्त ज़िंदा नहीं है तो क्या हम उनकी कब्रों पे जाके चादर चढ़ाएं, जाके फूल निछावर करें, जाके उनको जो है वो उनके दरबार में बैठ के उनसे दुआ मांगे खैर की? अगर ज़िंदा है या नहीं है उसको आर्टिकल 6 के तहत जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो है वो पिक एंड चूज़ वाला मसला है। पिक एंड चूज़ नहीं होता, अक्रॉस द बोर्ड होना है। हाँ, ये एक सवाल आता है कि आर्टिकल 6 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया गया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, जी जी, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आने के बाद जिसने भी उसको एब्रोगेट किया उसका आना इसमें बहुत ज़रूरी है। रही बात कि उससे पहले जो डिक्टेटर थे उन्होंने भी गुनाह किया है, उनको भी जो है वो हिसाब किताब करना चाहिए, लेकिन ये है कि पिक एंड चूज़ नहीं करो, अक्रॉस द बोर्ड करो। अच्छा मखदूम साहब, एक बात बताइए कि इसके लिए मैकेनिज्म फिर क्या बनाया जाएगा? मतलब वफाकी हुकूमत, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मोहतरम एजाज़ उल हक साहब को पूरा हक है कि अपने वालिद साहब के डिफेंस में जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी करना चाहें वो करें, वो उनका हक है, इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सिवाय इसके कि एक्शन को देखा जाए कि एक्शन क्या था। उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, उसके बाद के कारनामे तो सारी दुनिया को मालूम है, इसलिए उनको ट्राई करना चाहिए। अगर वो बेकसूर हैं तो बेकसूर होंगे, साबित होंगे, अगर नहीं है तो फिर करना पड़ेगा। जी सही। अच्छा मखदूम साहब, एक बात बताइए, मैकेनिज्म क्या होगा? मतलब आपकी हुकूमत पे आप इस वक्त जो तनकीद की जा रही है वो ये भी कि मैकेनिज्म, जी नहीं, मेरी अर्ज मैकेनिज्म तैयार, मैं सुने ना, मैकेनिज्म तैयार करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, कानून है, अपना गवाहियां है, उसको पुट करें, कानून के कटहरे में लेकर आओ, जिस किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो लेके आओ उसको। राइट। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि बड़ा डाउट पाया जाता है कि नेक नीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल में आपने नहीं किया। ये वफाकी हुकूमत मुकदमा चला सकती थी 12 अक्टूबर या 77 से भी। भाई, जो जी अगर हम नहीं कर सके, हो सकता है कि हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर सके, लेकिन जो करने वाले जिन्होंने शुरू किया है वो करें। हम तो कहते हैं कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, हमारी उनके साथ जो है वो फुल सपोर्ट है। लेकिन हमारा कहना ये है कि जो एक्शन जिस तारीख से हुआ है उस तारीख से उठाओ, बीच का साथ छोड़ना जो है वो तरफदारी होगी, वो मत करें। राइट। तो मखदूम साहब ये बताइए कि अगर ऐसा ना किया गया
मतलब अगर अगर ये एहतसाब से परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर से ही रहा तो फिर आपकी हिकमत अमली पीपल्स पार्टी की क्या होगी? मतलब उसको आप सपोर्ट करेंगे जैसे कि पहले दिन किया था, या आपने कंडीशनल कर दिया उसको कि नहीं, अगर 12 अक्टूबर से होगा तो हम तभी इसको करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे? अगर 3 से करते हैं तो सारी दुनिया में ये शक की निगाह से देखा जाएगा कि इसमें जो है वो तरफदारी की गई है, इसमें जो है वो फ़कत एक आदमी को लटकाने के लिए सारा कुछ किया गया है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने कल जनरल मुशर्रफ को जो भी है सज़ा देनी है अगर दी, उसके बाद गारंटी क्या है कि फिर कोई ताकतवर आदमी आके पाकिस्तान को इधर उधर नहीं करेगा? उसके बाद गारंटी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त जो होगी उस वक्त का चीफ जस्टिस मौजूदा सूरत हाल की तरह फिर उसको अपहोल्ड करेगा? क्या गारंटी उसकी? सही, तो आप ये कहते हैं कि एक आदमी को जी मैं कहता हूं कि एक आदमी को लटकाने के साथ साथ आप ऐसा मैकेनिज्म करो, आप ऐसा सिस्टम बनाओ, आप पूरी कौम को अपने साथ लेकर के जाओ कि अगर कोई ऐसा ताले आजमा आए तो पूरी कौम निकल आए उसको बाहर करने के लिए, तो अपने पावर के हथकंडे पे आ जाएगा और उसको आगे टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, मखदूम साहब मेरे साथ रहिए। इजाजुल हक साहब उन्होंने बड़ी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और वो कहते हैं कि आइन तोड़ने वालों का जो है वो रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल स्टफ 5 जुलाई 1977 से कम एहतसाब शुरू करना चाहिए। उस पर आप अपना कमेंट क्या देंगे? आप भी पार्लियामेंटेरियन और आपने बड़ी टिका के स्पीच की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, और मुशर्रफ साहब के एहतसाब पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या 12 अक्टूबर स्टार्ट करना चाहिए या 3 नवंबर की इमरजेंसी से? जी इजाजुल हक साहब। हाँ जी, शुक्रिया। पहले तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मुझे मालूम नहीं कि क्या गुफ्तगू की। मखदूम साहब कह रहे हैं कि क्योंकि 1973 के दस्तूर में आर्टिकल 6 आ चुका था और 5 जुलाई 1977 के अंदर ये पहली दफा कू हुआ, तो हम ऑब्वियसली डिक्टेटर्स की कब्रों पर चादर तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन उनको हमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। और उसके बाद अगर उनको अदालत माफ कर दे या अदालत कहे कि साबित नहीं हुआ गुनाह तो छोड़ दिया जाए, वरना 5 जुलाई 77 से जनरल ज़ियाउल हक साहब से लेके परवेज मुशर्रफ तक एहतसाब होना चाहिए आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा। जी जी, मोहतरम अमीन फ़हीम साहब मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के मेंबर थे। काइंडली जी जी मखदूम साहब, जी मेरी बात सुन ले। जी जी एक मेरी बात सुन ले। जी जी। शायद एजाजुल हक साहब ने ये नहीं सुना, मैंने ये कहा था कि एजाजुल हक साहब को मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनको पूरा हक है कि अपने वाले साहब को डिफेंड करें, पूरा हक है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है और हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन यह है कि कानून जो है वो हर किसी का एक की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें जी तब्दीली नहीं होनी। ठीक है, ये आपने कहा था, बिल्कुल बजा ये बात कही थी। जी इजाजुल हक साहब। जी, मैं तो ये कह रहा था कि जब मखदूम साहब का भी मैं भी बड़ा एहतराम करता हूँ और हमारी पुरानी शनासाई है मखदूम साहब के साथ, इनके वालिद के साथ भी बड़ी शनासाई थी मेरे वालिद की। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जब 18वीं 19वीं और 20वीं तरमीम आ रही थी और जब 17वीं तरमीम में वो शिकें ख़त्म की गई जिनसे कि 12 अक्टूबर 1999 के काम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और फिर 17वीं तरमीम जब आई थी तो उसमें भी उसको इंडेमनिटी दी गई। तो उस वक्त बड़े आसानी थी कि 8वीं तरमीम में जो इंडेमनिटी दी गई थी जनरल ज़ियाउल हक के शहीद के मार्शल लॉ को, तो उसे भी ख़त्म कर देते ताकि वहाँ से शुरू कर दिया जाता। और मैं समझता हूँ जो भी होना चाहिए वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। और जब किसी शख्स को अगर इसी आइन ने, जिस आइन की आज हम बालादस्ती की बात कर रहे हैं, इंडेमनिटी दी हुई है, तो अगर उसमें से उस इंडेमनिटी को ख़त्म करना है तो पार्लियामेंट भी है। और मेरे ख्याल में इस इशू पे अमीन फ़हीम साहब अगर जिस तरह के वो मुस्लिम लीग नून के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसके बाद APCs में और उसके बाद पिछली हुकूमत में भी कोalition पार्टनर्स भी हैं, साल में ताल्लुकात भी बड़े हैं, और अपोजिशन ने, पूरी अपोजिशन ने खड़े होकर कहा हर उस मामले में हुकूमत का साथ देंगे जो कि कौमी मुफाद में होगा। मेरे ख्याल में पहले वो एक तरमीम ले आए कि वो 8वीं तरमीम में जो इंडेमनिटी दी गई थी 5 जुलाई 1970 के मार्शल लॉ को, उसको ख़त्म कर दें, फिर हम वहाँ से शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो बात है ना, जो इशू है इस वक्त, वो इशू ये नहीं है कि देनी चाहिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखें, ये जब 1973 के आइन में जी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये शिक डाली थी, आर्टिकल 6, तो उस आर्टिकल 6 डाला था, तो उस वक्त जुडिशरी पर उन्हें बिल्कुल इत्मीनान नहीं था। और जो 73 के आइन की पहली 7 तरमीम थी ना, उसमें मेजॉरिटी तरमीम थी जुडिशरी की पावर्स को कटेल करने के लिए,
और कौम को ये बातें मालूम नहीं है। इसलिए उन्होंने ये समझा था कि क्योंकि अब पाकिस्तान टूट चुका है और मैं वजीर आजम बन बगैर मैंडेट के, क्योंकि वो मैंडेट उन्हें पूरे पाकिस्तान का मिला था, मगरबी पाकिस्तान का और मशरकी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान का मैंडेट मिला था, पाकिस्तान का मैंडेट नहीं मिला था। तो दोबारा तो इलेक्शंस हुए नहीं थे, वही मैंडेट हैंड ओवर कर दिया गया एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने, याह्या खान। मखदूम साहब, इन्होंने एक पॉइंट जो उठाया ना, वो मैं आपके सामने पेश कर दूं। वो ये कह रहे हैं कि 8वीं तरमीम ने बेसिकली एलिबाई प्रोवाइड कर दी, पार्लियामेंटेरियन एलिबाई प्रोवाइड कर दी ज़ियाउल हक साहब को कि मार्शल लॉ को, तो आप लोग तो वो भी चेंज नहीं कर सके, तो फिर आप मुतालबा किस बेस पे करें? या तो एक और अमेंडमेंट लेके आए और उसको खत्म करें 8वीं तरमीम की जो एलिबाई है 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ की। ये मैं उसमें ये अर्ज करूँगा जी कि पार्लियामेंट वजूद में है, पार्लियामेंट बैठी है, उसमें मुख्तलिफ पार्टीज उसके हिस्सेदार हैं, पार्लियामेंट बाअख्तियार है। जिस किसी को अगर कोई अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शौक से करें, उसको कोई रोक नहीं सकता। राइट। और अच्छा, आपका ये इस पे मौकफ है, लेकिन उसके बगैर तो अमीन फहीम साहब फिर हम ज़ियाउल हक साहब को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते ना। मेरा तो बस ये पॉइंट था कि ये फिर हम वैसे ही तो बात कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सब्सटेंस नहीं होगा। देखिए, प्रोसिक्यूट किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, न मेरे अख्तियार में है और न आपके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही फरमाया। इजाजुल हक साहब जी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं सवाल कर लूं आपसे। मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जी कर लें। देखें, फिर ये जब आर्टिकल जब पार्लियामेंट के पास आ गया और हुकूमत के पास आ गया, तो इसका एक तरीका कार भी दिया गया है जी कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ये जुडिशरी के प्रीव्यू में, सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में नहीं है कि वो डिक्टेट करे कि आप इस आर्टिकल को लगाएं या आप इसको नाफिज करें, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। ठीक है, हर अदारे को अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। जिस तरह के GHQ हमें नहीं कह सकता जी कि फलां कानून बनाओ इतने दिनों के अंदर अंदर वरना हम ये कर देंगे, इसी तरह पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नहीं दी जा सकती और किसी और की तरफ से भी नहीं दी जाती कि आप ये कानून जो है इसको फौरी तौर पर नाफिज करें, 3 दिन में करें या 30 दिन में करें। अच्छा, तो बात को पहले समझने की जरूरत है, जो कौम को इसको पता ही नहीं कि भाई आर्टिकल 6 है। इजाज़ साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये आपका पॉइंट तो पूरा आ गया। ये दो बातें आपने कहा जी, भुट्टो साहब का मैंडेट नहीं था, वो तो एक पॉलिटिकल डिबेट है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैंने आपसे पूछना है क्योंकि आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है इस सारे एपिसोड के ऊपर, क्योंकि आप मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप जो है उसके सरबराह हैं। आप अभी भी समझते हैं कि 5 जुलाई 1977 का मार्शल लॉ जो है 8वीं तरमीम सेट असाइड वो जायज था और उसके ऊपर जो है वो बात ही नहीं करनी चाहिए, या उस पर आर्टिकल 6 की बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, जिस तरह आपने ये कहा ना कि भुट्टो साहब का मैंडेट जो था वो था कि नहीं था, ये एक सियासी गुफ्तगू। इसी तरह 5 जुलाई 1970 को जो मार्शल लॉ लगा वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है। उस पर किसी दिन आप अगर प्रोग्राम करें तो मैं बड़ी खुशी के साथ आकर बैठूंगा और फिर उसका जायजा लें पाकिस्तान का कि किसने 3 शहरों में मार्शल लॉ लगाया था, कौन से ब्रिगेडियर थे जिन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया और फौज से इस्तीफा दे दिया, और क्या हालात उस वक्त मुल्क के थे, क्या गुजर रही थी मुल्क के साथ, क्यों टेक ओवर किया, गलत किया, ठीक किया। ये तारीख का एक हिस्सा है, इस पर डिबेट की जा सकती है। मेरे नजदीक ये बिल्कुल ठीक था, आपके नजदीक ये बिल्कुल गलत हो सकता है। तो अब जो बात है वो मौजूदा सूरत हाल में, देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप आर्टिकल 6 को नाफिज करें? मेरे नजदीक वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूँ सुप्रीम अथॉरिटी इन पाकिस्तान इज द पार्लियामेंट, नॉट द सुप्रीम। लास्ट एक सवाल है मेरे मखदूम साहब से और आपसे। मखदूम साहब, फिर अब बेसिकली अब जब कंक्लूजन में पहुंचा हूं मैं आपके साथ डिस्कशन पे, तो फिर ये तो बड़ा लंबा मामला हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 5 जुलाई पे वो कह रहे हैं हमारे अपना इस पे इशू है, तो हम बेसिकली किस पे अब फोकस करें? हम मुशर्रफ पे ही फोकस करें? मुशर्रफ साहब को जिंदा है जी। देखो, अगर सिर्फ मुशर्रफ को कत्ल करना है तो किसी को भी भेज दे हुकूमत, उस पिस्तौल लेके जाके उड़ा के आ जाए, कौन रोकेगा? अगर आर्टिकल 6 के तहत चलना है तो यू हैव टू गो टोटली, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ। अच्छा, उस रोज़ असेंबली में चौधरी निसार साहब, मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 6 को हम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत उस पर अपना ओपिनियन दे। ठीक है जी, और ये इजाज़ुल हक साहब सही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती, लेकिन चौधरी निसार साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी पोजीशन दो, इसलिए हम कह रहे हैं कि 3 तारीख से इसको लेके चलें। ठीक है। मुझे एक चीज़ की फ़िक्र भी है और ताज्जुब भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जुडिशल मर्डर का केस पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई नहीं पूछता। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हुकूमत तो नहीं कहती कि आओ और आके उसके भी पैरवी करो। और सुप्रीम कोर्ट को ये पता है
कि भुट्टो साहब का जो मर्डर था दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर। उसमें जो है उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जजों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है भुट्टो को फांसी पे चढ़े, अपनी नौकरी बचाने के लिए, जिसकी फिर उन्हीं जजों में कमिट भी किया कि हाँ ये फैसला गलत था। अब ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? ठीक है मखदूम साहब, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप समझते हैं कि आज भी पाकिस्तान में अगर हमने अपनी हिस्ट्री ठीक करनी है तो 5 जुलाई 1977 के ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि वो मार्शल लॉ सही था या गलत था, या आप समझते हैं कि नहीं, इट इज अ सेटल्ड फैक्ट कि वो मार्शल लॉ गलत था और हमें उससे आगे जाना चाहिए? मेरी बात सुने, घोड़ा घोड़ा होता है, घोड़ा हाथी नहीं हो सकता। कि अगर आपको घोड़ा पसंद नहीं है तो आप कहोगे, उसकी दुम काट के कहोगे ना अब ये हाथी है, ये क्या है, तमाशा है, मजाक है कौम के साथ, ये न करो, मजाक न करो। आज आपकी हुकूमत है, कल पता नहीं किसकी हुकूमत होगी, खुदारा। उसूलों पे चलो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलो, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करो। इस तरह से अगर हम आज बैठ के एक दूसरे की सिविलियंस और हम जो पॉलिटिकल लोग हैं एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो ताले आजमाओं को मौका मिलेगा कि अब आओ ये लोग आपस में मुत्तफिक नहीं है। ऐसा न करें प्लीज, ऐसा न करें। यादुल हक साहब, हिस्ट्री ठीक करने के लिए फिर आपको डिबेट में बुलाना चाहिए 5 जुलाई के हवाले से भी, बिल्कुल और भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर के हवाले से और भी। भुट्टो साहब के जुडिशियल मर्डर जो ये बार बार कहते हैं, ये भी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। मुझे किस कानून की किताब में ये लिखा हुआ है कि ये जुडिशियल मर्डर था? क्या मोहतरमा के या अमीन फहीम साहब के या जरदारी साहब के या किसी और के कहने से, जो के कहते रहे कि ये सही? इसमें तो देंगे ना आप, साद रफीक साहब को, अहमद रजा कसूरी साहब को और 26 और लोग थे उनके, नजीर शहीद साहब को, जमात इस्लामी के जो थे, उनके 26 लोगों के खानदानों को बुलाकर आप वहाँ बैठा लें, उनसे पूछ लें भाई कि क्या हुआ था आपके साथ। ये मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ना फरीक था, ना मैं इसमें कोई मदई था, ना मुझे मालूम है। लेकिन बात यह कि एक चीज जो की आप सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं, देखें बात सिंपल है। सिर्फ बात यह है कि आर्टिकल 6 के तरीक़ेकार दिया गया है, उस तरीक़ेकार में ये प्रीव्यू में आता है गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के। आप इसमें जो ट्रायल कोर्ट बनेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है। इसमें जो सजा होगी वो भी पार्लियामेंट ने देनी है इवेंचुअली। ठीक है, कि पार्लियामेंट बताएगा कि इसमें क्या। ठीक है, मेरे साथ रहिए मखदूम साहब। जी 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 जाल साहब, जी मैं बात खत्म कर लूंगा, अपनी 1 सेकंड लूंगा। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 18वीं तरमीम में 12 अक्टूबर की इंडेमनिटी को खत्म कर दिया, जिसे खुद खड़े होकर PML के एक बड़े रहनुमा हमारे भाई इसाक डार साहब ने ये खड़े होकर कहा, तो 2 चीजें जो है वो एक्सपोज है। अगर उसके अंदर कुछ और डालना चाहते हैं तो अगर इस आइन की आप कहते हैं कि जी हम एहतराम करते हैं तो इस आइन में तरमीम करें। अगर अभी तो बात करें इस आइन और कानून की। यादुल हक साहब, 12 अक्टूबर जो है ना, उसका मसला ये है कि उसमें जजेस भी आते हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल जजेस हैं हमारे, और आजाद अदलिया के जजेस हैं, उनका क्या किया जाएगा फिर आप यूं करें कि देखें, आप फिर यूं करें, देखें इसको आर्टिकल 6 को आप फिर शिक 1 को ही पढ़ लें, सिर्फ 2 और 3 को छोड़ दें। हर कानून की शिक को उसको पढ़ा करें जो आपको पसंद है, जो दूसरों को, जो मुकम्मल तौर पर कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मुझे ये दुनिया के किसी कानून में बता दें, उसे आप आइसोलेट करके पढ़ सकते। लेकिन इजाज साहब एक बात बताया ना, आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना सर कि 2013 में जबकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हो और आप पार्लियामेंटेरियन हो या मखदूम साहब पार्लियामेंटेरियन हो, और आप जो है बबागे दहल खड़े होकर ये कहें कि जी 12 अक्टूबर के कोलैबोरेटर्स को पूरी शिकें पड़े आर्टिकल 6 की तरह। आप मुझे मशवरा दे रहे हैं और आपसे पहले मखदूम साहब ने मशवरा दिया कि जी पूरी शिकें पड़े और कोलैबोरेटर को शामिल करें और जफर अली शाह केस को मिला के पढ़ें और चीफ जस्टिस साहब को बीच में। तो ये तो नहीं हो सकता सर 2013 में जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब है, वो कोलैबोरेटर्स के अंदर भी के ऊपर ट्रायल करेंगे। ये तो नहीं हो सकता सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? मुझे जरा समझा देंगे। कोई कानून से बालातर है? अगर किसी कानून को नाफज करना है तो क्या कोई उससे कानून से बालातर है? कि क्या कोई वजीर आजम है, क्या कोई चीफ जस्टिस है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है? अगर वो कानून से बालातर है तो इसमें भी तरमीम करके कानून में लिख दें कि जो शख्स कभी भी आर्मी चीफ बनेगा उस पर मुकदमा नहीं चल सकता, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा वो उस पर नहीं चल सकता, जो मुल्क का वजीर आजम होगा वो चाहे सारे। तो जादुल साहब मुझे फिर ये कहने दीजिए कि फिर तो आप इनडायरेक्टली जो है ये मुतालबा कर रहे हैं 12 अक्टूबर के हवाले से, आप भी और मखदूम अमीन फहीम साहब भी, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ट्रायल में बुलाया जाए। नहीं, मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 6 का प्रीव्यू जो है वो पार्लियामेंट का है। मैं सुप्रीम कोर्ट से जब इन्होंने बात की ना रिव्यू पिटीशन की, क्या अमीन फहीम साहब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमें इतने दिनों के अंदर अंदर बताएं, हमें 30 दिन के अंदर बताएं या 3 दिन के अंदर बताएं? नहीं, इनको कंटेम्प्ट लग जाएगी, ये 6 महीने के लिए अंदर हो जाएंगे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामेंट को और हुकूमत को ये नहीं कह सकता कि आप आर्टिकल 6 को किस तरह नाफज करेंगे, कब नाफज करेंगे। और पार्लियामेंट जब तक फैसला नहीं करती, जब तक
गवर्नमेंट फैसला नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम ठीक है कोर्ट को ये मखदूम इख्तियार साहब, है। बस मेरा भी आपसे माजरत आखिरी के साथ सवाल ये कह रहा हूं। जी माजरत करके साथ क्या कह रहे हैं बताएं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक इलीगल एक्शन को जिस किसी ने सपोर्ट किया है उसको अपनी सफाई की पेश करने का, सफाई देने का मौका उसमें दें। जजेस भी शामिल है और ना उसका सर, ये तो मौका कह दें, इसी बता में देना होगा। मखदूम साहब, जजेस भी शामिल है ना उसमें 12 अक्टूबर Sorry? में, जजेस भी शामिल है, जी, जजेस को भी कह कोई देना भी आप जी। भाई, मैं आपको बताऊं, मैं जो आजकल जो बातें कर रहा हूं वो बड़ी तल्ख बातें हैं, मुझे जी। पता है कि उसका रिपरकशन क्या होगा, मुझे पता है कि उन चीज़ों को मुझे फेस भी करना होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने और रसूल ने कहा है कि बात करो तो खरी बात करो। ठीक है। अब जो भी इसमें है, मैं नहीं कहता कि अलफ बेते से जिस किसी ने भी मार्शाल्लाह को, चाहे ये मार्शाल्लाह हो या मुहतरम एजाजुल हक साहब के वालिद साहब की मार्शाल्लाह, जिसने सपोर्ट किया उसको आप ले आओ इंसाफ के कटहरे में। अगर इंसाफ में किसी को छोड़ देती है तो हमें क्या है, ठीक है। हमारा किसी को जाती दुश्मनी का मसला तो बहुत नहीं। शुक्रिया मखदूम अमीन फ़हीम साहब और इजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम इस अहम तरीन इशू पे जारी है। लग ऐसा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल जो है उसने पार्लियामेंट को एटलीस्ट डिवाइड कर दिया है। रायमा जो है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएँ तो वो ये मुतालबा करती है बहुत हद तक कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक शख्स के साथ। होगा क्या इसके बारे में तो टाइम इज़ द बेस्ट जज, लेकिन हम वापस आएंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक। इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम बैक। आपने डिस्कशन सुनी, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, पार्लियामेंटेरियन एजाजुल हक साहब और दूसरे ज्यूरिस्ट जो थे वो भी इस प्रोग्राम में आज शामिल थे। लगा ऐसा था जब नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी कि पूरी पार्लियामेंट ने तायद की कि पूरी पार्लियामेंट यूनाइटेड है परवेज़ मुशर्रफ साहब के आर्टिकल 6 को लेके, लेकिन अब लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो डिवाइड हो गई है परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक्ट को लेके। मुझे इसी बात पे मैं इसमें कंक्लूड कर सकता हूँ कि सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो ऑब्वियसली लोगों को हीरो बना देता है बिला वजह, और जहाँ पे भी आम माफ़ी का ट्रेंड पाया गया तो वहाँ पर सभी को माफ़ी दी गई। आन वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या सबसे बड़ा है, फतह मक्का हुई तो अगर अबू सुफियान को माफ़ किया गया तो हिंदा को भी माफ़ किया गया, तो सबको माफ़ किया गया। फिर उसमें पिक एंड चूज़ नहीं था, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि आप एक जनरल को जो है टांगने जा रहे हैं, लेकिन जिन जजेस ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जो है वो डिसमेंटल करने में जुडिशल एलिबाई प्रोवाइड की, उन जजेस से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। ये जो है नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए सबको इंसाफ दिया जाए, परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी दिया जाए, कोलैबोरेटर्स को भी दिया जाए, ख्वाह वो जजेस हैं, ख्वाह वो किसी और सेगमेंट से ताल्लुक है उनका, लेकिन ये वो लोग हैं जो सबसे पहले आते हैं इस अकाउंटेबिलिटी के धारे के अंदर। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में हुआ था, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के नाम पर लोगों को माफ़ किया गया था, उन्होंने कन्फेस किया, या तो ये कर दिया जाए कि सभी को माफ़ किया जाए, मगर ना सभी को के साथ इंसाफ किया जाए। आज का प्रोग्राम है ऑनगोइंग डिबेट है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। हमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज इजाज़त दीजिए।